बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, पंकज जी, शांतिलाल जी, आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। और ये तो मेरा सौभाग्य है, आचार्य श्री के दर्शन हो गए, सभी संतों के दर्शन हो गए, साध्वियों के दर्शन हो गए और आप सभी से मिलना हो गया। वो जब इंट्रोड्यूस करा रहे थे मेरे को तो बता रहे थे फंड का साइज़ इतने लाख करोड़, और भी सारी चीज़ें, डेजिग्नेशंस वगैरह। बट अगर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं, कई जगह मैं बाहर जाता हूं मनोज जी, तो लोग पूछते हैं कि आप बहुत छोटी जगह से आए और यहाँ पहुँच गए, आप बहुत छोटी जगह से आए और यहाँ पहुँच गए। तो मैं राजस्थान में ब्यावर से हूँ। आई डोंट नो, कोई ब्यावर के आसपास के हैं क्या? कोई बहुत लोग हैं, सबसे आगे बैठे हैं। तो मैं ब्यावर से आया, वहीं पढ़ा मैं और वहीं मैंने कॉलेज किया, वहीं मैंने सीए किया और फिर मैं बॉम्बे आया। अभी करीब 30 वर्ष हो गए। और जब मैं छोटा था, लक था ये, कई बार ऐसा बोलते हैं दुनिया में सबसे धनवान व्यक्तियों में सबसे जो अच्छे निवेशक हैं वो वॉरेन बफेट है। नाम सुना है आपने वॉरेन बफेट? दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर शेयर बाज़ार में के जरिए किसी ने पैसा कमाया है तो उन्होंने कमाया है। तो उनसे कभी कोई भी पूछता है कि आपने इतना कैसे कमाया, तो वो बोलते हैं कि मेरे को, मतलब मेरी सही गर्भ में उत्पत्ति हो गई, बस ऐसा ही था कि मैं अमेरिका में हो गया और सही समय पर हो गया। तो मैं भी लोगों को यही बोलता हूँ कि शायद मैं सही जगह पे हो गया और मैं यहाँ पहुँच गया। एंड उसका एक कारण और बताता हूँ ब्यावर के अलावा। तो ब्यावर में हमारे एक जैन सांखला लाइब्रेरी थी, सांखला परिवार है, बड़े गुरुदेव के, आचार्य श्री तुलसी के, महाप्रज्ञ जी के, सबके बड़े अच्छे भक्त थे वो। तो उनको किताबें पढ़ने का शौक़ था, तो उन्होंने, वो डूंगरमल जी सांखला ने पूरी एक लाइब्रेरी बनवा दी अपनी, और हम लोग मेंबर थे। तो मैं रोज़ वहाँ से पुस्तकें लेके आता था अलग अलग विषयों की। पर उसमें जो एक सेक्शन रहता था जिसमें उस समय तो वो युवाचार्य नथमल और फिर बाद में वो महाप्रज्ञ जी बने, तो उनकी जो पुरानी पुस्तकें भी थी, गागर में सागर, आभा मंडल, मन के जीते जीत, महावीर क्या थे, और वो मैं बहुत छोटा था और भी सारी पुस्तकें वहाँ पढ़ने को मिलती थी और ये सारी पुस्तकें भी पढ़ने को मिली। और ब्यावर वैसे भी हमारी धर्म नगरी थी, तो हमेशा इतने सारे चातुर्मास, इतने सारे संतों का आना जाना लगा रहता था। तो एक बड़ा वो उसका एक प्रभाव हुआ। यह मैं आपको किस लिए बोल रहा हूँ, इस साल, पिछले वर्ष सभी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। हम आज़ादी के अमृत काल में हैं, आज़ादी का अमृत काल का पहला वर्ष निकला है। और मैं पंकज जी को बोल रहा था कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, इसका भी एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा जब मैं आपकी इकोनॉमी की बात करूँगा, कि अणुव्रत आंदोलन कहूँ तो अणुव्रत का भी 75वां वर्ष हम मना रहे हैं। तो आज़ादी का अमृत काल हम मना रहे हैं और अणुव्रत का भी 1949 टू नाउ 75th ईयर, नेक्स्ट ईयर आप सब महोत्सव मना रहे हैं, हम सब महोत्सव मना रहे हैं। और आज़ादी के अमृत काल में और हम अणुव्रत के सिद्धांतों से क्या करेंगे, उन दोनों का आपस में बहुत बड़ा मेल जोल है, बहुत बड़ा उसका मैं कहूँ परस्पर एक उसका एक बहुत विशेष स्थान है। उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। मनोज जी देश की बड़ी बता रहे थे, बड़े प्रॉब्लम्स हैं, पता नहीं क्या क्या बोला आपने, करेंट अकाउंट डेफिसिट है और भी कुछ चैलेंजेस हैं। खाली मैं दो ही पंक्तियां कहूं कि ये मत कहो खुदा से, ये मत कहो खुदा से, मेरी मुश्किलें बड़ी है। ऐसा कोई है क्या जितने यहाँ प्रोफेशन में बैठे हैं, परिवार में, समाज में, उनके व्यवसाय में कोई भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है 100%? आपका 100% सब कुछ सही चल रहा है? कोई तो होगी छोटी मोटी, कोई भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है अगर आप मानते हैं तो। वो गुरुदेव की किताब याद आ गई मेरे को, युवाचार्य महाप्रज्ञ की, मन के जीते जीत। हर मन में जीत है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी अगर कितनी भी प्रॉब्लम हो रहा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। सो अगर अपने पास अपना अगर खुदा है तो फिर कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं है। तो मैं चैलेंजेस की बात ही नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँगा। और हम आज़ादी के अमृत काल में हैं। उसके पहले मैं इकोनॉमी की बात करूँ, एक और बात कहना चाहूँगा क्योंकि मेरे को गुरुदेव दिख गए इधर। तो उत्तराध्ययन में वितराग फरमाते हैं, समयम गोयमा माँ पामाए, हे गौतम पल भर भी प्रमाद मत कर। और ये कितनी 36 या 37 बार रिपीट होता है उत्तराध्ययन में, समयम गोयमा माँ पामाए, समयम गोयमा माँ पामाए, हे गौतम पल भर भी प्रमाद मत कर। तो ये बम्बई का एक बड़ा अवसर है
बॉम्बे की इकोनॉमी भी बड़ी है, पर कैपिटा जीडीपी पूरे देश से हर चीज़ ज़्यादा ही मिलती है, तो शायद ये सौभाग्य है कि चातुर्मास भी 4 महीने की जगह 5 महीने का मिल गया है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, अपने पास जब ज़्यादा साधन होते हैं ना, तो थोड़ी कंप्लेसेंसी भी आ जाती है, भाई 5 महीने हैं आराम से कर लेंगे। लेकिन आई थिंक उसका एक एक क्षण का फ़ायदा उठाना है, तो ही शायद हम अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा कर पाएंगे। वो मैं उसको लिंक करके बाद में बताऊंगा। तो जितना आएंगे उतना अध्यात्म के लिए, अपनी आत्मा के लिए अच्छा, उतना ही अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। और आई थिंक हम एक ऐसे समय पर हैं इस देश पर जब हम आप सिर्फ अपना ही अमृतकाल नहीं मना रहे हैं, सिर्फ हम अपने लिए ही नहीं देख रहे हैं, पर विश्व के इतिहास में ऐसा कोई देश नहीं हुआ, विश्व के इतिहास में आज तक कभी ऐसा कोई देश नहीं हुआ जब हम एक G20 की लीडरशिप में, हमारा लोगो है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। द होल प्लेनेट इज़ माई फैमिली, द होल वर्ल्ड इज़ माई फैमिली, द होल यूनिवर्स इज़ माई फैमिली। ये भारत का जो सोच है, ये भारत का जो चिंतन है, ये भारत का जो इतिहास और एक सिविलाइजेशनल हेरिटेज, एक अपना जो एंशिएंट विजडम है, जो महावीर का परस्परो ग्रहो जीवानाम है, जो वसुधैव कुटुंबकम है, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, वो पूरे विश्व की किसी भी अर्थव्यवस्था में वो वैसा नहीं है जैसा हमारे यहाँ है। और इसीलिए मैं पूरे विश्व में जहाँ भी जाता हूँ हमेशा ये सेंटेंस कहता हूँ, वी आर क्रिएटिंग एन इकोनॉमिक मिरेकल in India. We are proud and we are honored and we have a great opportunity to live in a period where we are creating an economic miracle which is unparalleled in human history. We are creating an economic miracle which is unparalleled in human history. विश्व के इतिहास में किसी भी देश ने उस तरह से प्रगति नहीं करी जिस तरह से हम करने वाले हैं। और ये प्रगति का जो मापदंड मैं बताने वाला हूँ वो सिर्फ जीडीपी का साइज़ नहीं है, वो तो हम हो जाएंगे। मनोज जी ने बताया वी हैव बिकम द मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड। चाइना की पॉपुलेशन ऑलरेडी गिरना चालू हो गई है, हमारी बढ़ती रहेगी, हम विश्व के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश रहेंगे। वी विल रिमेन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, वी हैव बीन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी फॉर अ लॉन्ग टाइम, वी विल रिमेन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी फॉर एवर। सो साइज़ तो हमारा ही है, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। पिछले साल ही हम यूके से आगे गए, जब हमने आज़ादी का 75वां साल मनाया, तो 5वीं से हम 4थी भी जाएंगे, 3री भी जाएंगे। पर कैपिटा जीडीपी हमारी $2,2500 पर कैपिटा प्रति व्यक्ति जो आए हैं, वहाँ से वो 4,000, 5,000, 8,000, 10,000, $20,000 जाएगी, और इतना बड़ा देश है। पर ये उसके बारे में नहीं है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो शेयर बाज़ार के अंत में 2 मिनट उसकी भी बात करूँगा, और आपने बताया हम कैसे पैसा बनाए उसकी भी करूँगा। सो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी हम बहुत आगे जाएंगे। पर ये जो इकोनॉमिक मिरेकल की मैं बात कर रहा हूँ, जो भारत एक क्रिएट कर रहा है, एक उदाहरण विश्व में प्रस्तुत कर रहा है, वो सिर्फ उसके बारे में नहीं है। वो तो हम बनेंगे ही, विकसित देश हम बनेंगे, 20, 25, 30, $40 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेंगे। विश्व में हम 5वें तक पहुँचे हैं, 10वें से हम चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले बनेंगे, वो तो होना ही है। करीब 250 साल पहले तक हम विश्व के सबसे धनाढ्य देशों में थे, विश्व गुरु थे, हम वहाँ पहुँचना ही है हमें वापस, उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। पर द इकोनॉमिक, बट विश्व ये नहीं कहेगा कि आपने इकोनॉमिक मिरेकल क्रिएट कर दिया। भाई आप 150 करोड़ के हो, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हो, डेमोग्राफिक्स आपके पास है, इतने कुछ संसाधन है, तो आप बनोगे वहाँ पर। लेकिन उससे हमारी पूजा नहीं होगी, उससे हम विश्व गुरु नहीं कहलाएंगे, उसकी वजह से हम जगत गुरु नहीं कहलाएंगे। ये जो ग्रोथ है इंडिया की $2,000 से 4, 8, 10, 12, ये जर्नी जो विश्व के बाकी देशों ने, कई देशों ने कर ली, और हम जो करने वाले हैं उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। जो हमारी जो आज आय है प्रति व्यक्ति भारत की, वो वही है जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स की 1940-50 के दशक, 1940 के दशक में थी, यूके की करीब 50-60 के दशक में थी, जापान की 60s में थी, कोरिया ताइवान की करीब 1983-84 के आसपास हो गई, चाइना की करीब 2002-3 के आसपास हो गई। हम वहीं पर हैं, और हम यहाँ से वहीं जाएंगे जहाँ ये देश पहुँचे हैं। और एक ही बताता हूँ आपको खाली डेटा पॉइंट कि महाराष्ट्र की जनसंख्या, जहाँ पर आप सभी भी बैठे हैं, गुरुदेव का चातुर्मास है, पावन भूमि है, यहाँ की जनसंख्या 12-12.5 करोड़ है, तो जापान के बराबर हो गए। तो हम जापान के बराबर है, और जैसे जैसे प्रगति होती जाएगी तो महाराष्ट्र ही जापान जितना बड़ा बन जाएगा। शायद
हमारी लाइफ टाइम में। तो पूरे भारत को अगर हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा। बट वी वोंट बी विश्व गुरु बिकॉज ऑफ दैट, वी वोंट बी द, I won't say that we are creating because this growth model is very different. We will be one of the richest nation in the world, but we will also be democratic, inclusive, equitable and sustainable. ये जो डिफरेंस है भारत की ग्रोथ जर्नी का और बाकी दुनिया की ग्रोथ जर्नी का, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। जब बाकी के देश ग्रो हो रहे थे, उन्होंने किसी ने भी नहीं बोला वसुधैव कुटुंबकम कि अगर आप फॉसिल फ्यूल जलाओगे, अगर आप कोयला जलाओगे तो उससे पर्यावरण में प्रॉब्लम होगी, तो उससे मानवता को, इस जनरेशन को नहीं होगी, अगली जनरेशन को बहुत तकलीफ आएगी। ये किसी भी देश ने आज तक नहीं सोचा, ये हम सोच रहे हैं। ऐसा कभी नहीं सोचा। $2000 मतलब अगर पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो हम बहुत नीचे हैं। हमको खाली हमारा सोचना चाहिए, पर हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं। ऐसा डेमोक्रेटिक सेटअप जो हमारा, वैसा विश्व के किसी भी विकसित देश में कभी भी नहीं हुआ। शायद बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं यहाँ पर, मैं उसके बारे में भी थोड़ी देर बाद में बात करूँगा। वाई आई फील सो पॉजिटिव अबाउट इंडिया एंड इकोनॉमिक मिरेकल एंड द रोल ऑफ विमेन हु आर सिटिंग हियर एंड ऑल द अदर विमेन ऑफ इंडिया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत ने निर्धारित किया, हमारे पूर्वजों ने, 1 पर्सन 1 वोट, हर व्यक्ति का एक वोट है। शायद कई लोगों को अगर नहीं पता हो, अमेरिका में कई दशकों तक, 100 साल से ज़्यादा विमेन ने अपनी जान गंवाई, बहुत आंदोलन करे कि यार हमारे को भी वोटिंग राइट दो, हमें भी समझ है वोट देने की। विमेन को वोटिंग राइट नहीं था। वो ऑलमोस्ट इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गए, इतनी बड़ी कंट्री थी, विमेन को वोटिंग राइट देने में 100 साल से ज़्यादा लग गए। ये स्विट्ज़रलैंड और बहुत सारी जो दूसरे विकसित देश हैं यूरोप में, उनको कई दशक लग गए विमेन को वोटिंग राइट देने में, या जो बिल्कुल पिछड़े हैं उनको, या जो एक अलग कलर के लोग हैं, या जो किसान हैं पीछे वाले हैं, उनको वोटिंग राइट देने में। उनको लगा कि यार ये कैसे वोट कर सकते हैं, पर हमने किया 1 पर्सन 1 वोट। आई कैन गो ऑन दैट टॉपिक, बट द पॉइंट इज आई थिंक आवर ग्रोथ जर्नी विल बी ड्रामेटिकली डिफरेंट दैन ऑल द अदर पीपल। सो वाइल एवरी ईयर यू विल हियर, अब हमारी जीडीपी इतनी हो गई, हमारा मार्केट कैप इतना हो गया, हमारा पर कैपिटा जीडीपी इतना हो गया, हम ये रैंक से ये रैंक पर पहुंच गए, पर ये जो फ़र्क है हमारे में, वो उन आंकड़ों से बियॉन्ड है, वो उन आंकड़ों से बहुत बाहर है। अब मैं दूसरी बात बताऊं, अगर हम इन सब विकसित देशों की अगर जर्नी को देखें, उन्होंने क्या सही किया। अब अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं, मेरे को क्यों इतना विश्वास है कि हम इतना अच्छा करेंगे और 25 साल में, ये अमृत काल में भारत क्या कर सकता है। तो अगर इन सब देश की अगर हम यात्रा को देखें, जब वो विकसित बने, जब वो एक फ्रंटियर इकोनॉमी से इमर्जिंग इकोनॉमी बने, इमर्ज्ड इकोनॉमी बने, डेवलप्ड इकोनॉमी बने, तो वो मोटा मोटी 2-3 चीज़ें सही करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ वो सही करते हैं वो है रूल ऑफ लॉ, प्रॉपर्टी राइट्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप फ्लरिश हो। और आई थिंक इंडिया उस दिशा में, सही दिशा में मूव हो रहे हैं। जिस तरह के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमारे यहाँ हो रहे हैं, जिस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है, अभी आपने पिछले बजट में सुना होगा करीब 30,000 कंप्लाइंसेस कम हो गए। कई जनों को लगता होगा कि नहीं अभी भी हैं, ये वाला ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बट धीरे धीरे जिस तरह से टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ रहा है, हर चीज़ इजी होती जाती है। पहले एक पासपोर्ट लेने के लिए मतलब आपको एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही जाना पड़ता था, कुछ भी करने के लिए वो एजेंट के थ्रू ही जाना पड़ता था। अभी हर चीज़ ऑनलाइन हो गई, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। पहली बार भारत के इतिहास में हमने कॉर्पोरेट टैक्स रेट की इतनी रेट कम करी, इंडिविजुअल पर टैक्स बढ़ाया, क्योंकि आइडिया था बिजनेस के हाथ में ज़्यादा पैसा दो, उनसे ज़्यादा टैक्स मत लो, क्योंकि गवर्नमेंट से ज़्यादा उनको पता है उस पैसे को कहाँ निवेश करना है। तो 25% कॉर्पोरेट टैक्स रेट किया गया, ताकि बिजनेस को उनसे ज़्यादा टैक्स लेके मैं डिसाइड करूँ कहाँ खर्चा करना है एज ए गवर्नमेंट। आप बिजनेस को डिसाइड करने दो कि आपको जो एक्स्ट्रा पैसा बचा है, अगर वो आपको डिविडेंड देना है कि इन्वेस्टर कहीं और पैसा लगाए, या आपको नया इन्वेस्टमेंट करना है, नया जॉब क्रिएट करना है, बिजनेस को वो डिसीजन लेने दो, गवर्नमेंट को नहीं वो डिसीजन लेना है। तो एक बहुत बड़ा, मैं और भी कई उदाहरण दे सकता हूँ। सो रूल ऑफ लॉ, प्रॉपर्टी राइट्स फॉर प्राइवेट सेक्टर, हाउ द प्राइवेट सेक्टर कैन फ्लरिश। और आपने देखा है इतने सारे यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, जिस तरह से नए बिजनेसेस आ रहे हैं। दूसरी चीज़ जो वो जो सही करते हैं वो होता है एजुकेशन एंड इनोवेशन। एजुकेशन एंड इनोवेशन, भारत ने शायद एजुकेशन में जो सेकेंडरी एजुकेशन थी, जो आईआईटी आईएम थे, उसका देश को बहुत फ़ायदा हुआ। आज जो हमने इंजीनियर्स बनाए, साइंटिस्ट बनाए, तो आज गर्व से
हमने इसरो और ऐसे साइंटिस्ट बनाए कि आज भारत चंद्रयान तक पहुंच चुका है। तो जो इंजीनियरिंग था, मेडिकल, उस तरह के जो हमने इंस्टीट्यूट्स बनाए, पर कहीं ना कहीं हमने प्राइमरी एजुकेशन, विमेन एजुकेशन, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और वो भी एक कारण था कि कहीं ना कहीं हम उद्योग जगत में पिछड़ गए। जिस तरह से चाइना और कई छोटे देश भी, चाइना तो खैर अलग ही स्केल पे चला गया 30-40 साल में, पर वियतनाम, बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वियतनाम की इतनी इंडस्ट्री, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ताइवान, मलेशिया, मतलब छोटे छोटे, मैक्सिको, वो सब कंट्रीज़ में हमारे से बहुत आगे चले गए। बहुत कारण थे उसमें, पर एक ये भी कारण था स्किल्ड लेबर का भी। कहीं ना कहीं पे शायद हमने प्राइमरी एजुकेशन में ध्यान नहीं दिया और उसके कई नुकसान देश को हुए। लेकिन ऐसा, मैं जब बाहर जाता हूँ तो लोग एक कंपैरिजन पूछते हैं इंडिया और चाइना का, तो मैं 2 सेंटेंस में जवाब देता हूँ। पहला तो बहुत क्लीशे है, बहुत सालों तक बोला जाता था ऐसा कि चाइना ग्रोज बिकॉज ऑफ इट्स गवर्नमेंट, चाइना ग्रोज बिकॉज ऑफ इट्स गवर्नमेंट, वी ग्रो डिस्पाइट आवर गवर्नमेंट। ऐसा बहुत सालों तक बोला जाता था, बट अभी चेंज हो गया है, बिकॉज गवर्नमेंट भी बिजनेस को फैसिलिटेट कर रही है, गवर्नमेंट भी बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। पर ये तो कई जने बोलते थे, ये वाला सेंटेंस तो कि भाई चाइना में तो गवर्नमेंट ये कर रही है, इंडिया में नहीं करती है। वो चेंज हो रहा है अभी, और हो गया। दूसरा मैं बोलता था, ये मेरा सेंटेंस था, there are countries in the world which are determined to grow, there are countries in the world which are determined to do well, but there are countries in the world which are destined to do well. कुछ ऐसे हैं जिनके भाग्य पे कुछ तो लिखा हुआ है कि हम सही करेंगे, और भाग्य ने हमारा बहुत बड़ा साथ दिया। हमने भी काम किया और भाग्य ने साथ दिया, और वो है डिजिटल इकोनॉमी, कि हम लीप फ्रॉग कर पाए सीधा। कि अगर बैंक ब्रांच नहीं खुल सकी इतने साल, या अगर हर आदमी के पास कंप्यूटर नहीं पहुंच सका, या हर आदमी के पास लैंडलाइन नहीं पहुंच सका, तो लैंडलाइन नहीं पहुंचा, सीधा मोबाइल फ़ोन ही पहुंच गया, और सीधा स्मार्टफोन ही पहुंच गया 10 साल में, या सीधा डेटा सबके पास पहुंच गया। या बैंक की ब्रांचेज नहीं भी खुली तो यूपीआई हर भारतवासी के पास पहुंच गया, या कंप्यूटर नहीं पहुंचा तो स्मार्टफोन हर एक के पास पहुंच गया। तो हमने लीप फ्रॉग कर लिया। जो चीज़ में 30, 40, 50 साल लगते थे, वो अब 2-2, 3-3 साल में हो रहा है। जो बैंकिंग का रेवोल्यूशन कई दशक लगे दूसरे देशों को, वो हमने 5 साल में कर दिया। ये जो हमारा यूपीआई है, अभी मैं गवर्नर के साथ था एक इवेंट में पिछले हफ्ते, और उन्होंने, अगर मेरे को नंबर अगर सही याद है, तो उन्होंने कहा 33 करोड़ ट्रांजैक्शन होते हैं। 33 करोड़ ट्रांजैक्शन रोज़ के यूपीआई में होते हैं, 10 रुपये का धनिया भी। और जो लोग बाहर से आए हैं मुंबई में, आपको कहीं ना कहीं, अगर आप मुंबई का भ्रमण करोगे तो हो सकता है कोई ना कोई आपको एक चौराहे पर कोई भिखारी बैगर भी मिल जाए, जिसके पास भी वो यूपीआई का क्यूआर कोड है कि भाई 5-10 रुपये भी देना है तो आप यूपीआई से दे सकते हैं। तो इनोवेशन में जो डिजिटल इनोवेशन हुआ है भारत में, तो एजुकेशन में कहीं ना कहीं जो हमारी कमी रह गई कई दशकों तक, उसने उसको पूरा कर दिया। अगर मैं सिर्फ डिजिटल टेक्नोलॉजी पर बोलूँ तो शायद मैं बहुत समय निकाल दूंगा, लेकिन आप सबको पता है क्या हो रहा है डिजिटल में। और भारत, मतलब we have transformed in a short period of time, we have transformed in a very short period of time from the most data poor country in the world to the most data rich country in the world. Most data poor country in the world to the most data rich country in the world, सिर्फ 8-9-10 साल के समय काल में। मतलब एक रेवोल्यूशन जिसको बोले अगर हो गया। और अब तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो दूसरी चीज़ें आ रही है, उसका कितना फ़ायदा हमारे को हो सकता है। और पूरे विश्व में, जैसा मनोज जी बता रहे थे कि भाई जनसंख्या तो हमारे यहीं है, यंग पॉपुलेशन तो हमारे यहीं है, पर पूरे विश्व को आज जापान में अगर पॉपुलेशन कम हो रही है, तो वहाँ पर अब टीचर कहाँ से लेके आएंगे, वो नर्सेज कहाँ से लेके आएंगे, वहाँ पे वो डॉक्टर्स कहाँ से लेके आएंगे, लॉयर्स कहाँ से लेके आएंगे, अकाउंटेंट कहाँ से लेके आएंगे। लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से, अगर आपके पास भिलवाड़ा में भी हॉस्पिटल है पंकज जी, और वहाँ से भी आप रोबोटिक्स से कहीं से की सर्जरी कर सकते हो, आप टेलीमेडिसिन से किसी भी पेशेंट को कहीं पे भी सर्विस कर सकते हो, आप कहीं पर भी बैठे हो, जबलपुर में बैठे हो, आप कहीं मंदसौर में बैठे हो, आप कहीं विजयवाड़ा में हो, वहाँ से आप अकाउंटिंग सर्विस दे सकते हो, लीगल सर्विस दे सकते हो। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और पिछले 4-5 सालों में भारत का सर्विसेज एक्सपोर्ट गुड्स एक्सपोर्ट से भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। विश्व में ऐसी कोई बड़ी कंपनी नहीं है, फॉर्च्यून 500 जो विश्व की सबसे बड़ी 300, 400, 500, 1000 कंपनियां हैं, जो यहाँ पर प्रतिदिन एक नया ऑफिस लेके नए लोगों को हायर नहीं कर रही हो फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सर्विसेज। आईटी सर्विसेज का तो सबको पता है कि ये शायद पिछले साल या उसके 2 साल पहले
पहली बार भारत के इतिहास में हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट हमारे ऑयल इंपोर्ट से ज़्यादा हो गया। तो आप जो करंट अकाउंट की बात कर रहे थे ना, तो हमारे करंट अकाउंट में सबसे बड़ा चैलेंज होता था कि कच्चा तेल, क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, बट सर्विसेज एक्सपोर्ट की वजह से हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट अब क्रूड ऑयल के इंपोर्ट से भी ज़्यादा है, और ये बढ़ता ही रहेगा। दो चीज़ों की वजह से, यंग पॉपुलेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, मेहनती लोग हैं, और पूरे विश्व को वो सर्विस चाहिए, और टेक्नोलॉजी उसको बराबर कर पा रही है। तो पहला क्या था? रूल ऑफ लॉ, प्रॉपर्टी राइट्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। दूसरा हो गया एजुकेशन एंड इनोवेशन। तो एक बहुत बड़ा एक क्रांति उससे हो गई। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि जब लोग बोलते हैं कि इतने लोग एजुकेटेड नहीं है, या इतनी पॉपुलेशन जो गांवों में रहती है, उसकी मैं बात करूँगा रूरल इकोनॉमी की कुछ 3-4 मिनट में, तो बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने कैसे चेंज कर दिया उसको। मेरी मदर 6th स्टैंडर्ड तक गई स्कूल में, उसके बाद छोटी एज में शादी हो गई, 15-16 साल की एज, 16 साल की एज में, और उसके बाद वो स्कूल नहीं गई। लेकिन आज वो आईफोन पर, मेरे ख्याल में मेरे को नहीं पता इतने फीचर जितने उनको पता है। मतलब वो कभी कभार ऐसा होता है, मैं कुछ फ़ोटो लिया, किसी को भेजा, तो मम्मी बताती है कि ऐसे नहीं करते, वो ऐसे करके, उसी में कैमरा है ना, ऐसे कर देते। मतलब वो यूट्यूब में आप कुछ भी सर्च करवा लीजिए उनसे, मतलब रोज़ आचार्य श्री का प्रवचन सुनेंगे तो उनको सर्च करने में कोई परेशानी नहीं है। तो वो टेक्नोलॉजी क्या क्या कर सकती है, मैं मतलब आधे घंटे खाली उसी पे बात कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन। जो तीसरी चीज़ भारत में हो रही है, वो एक बहुत ही अलग है विश्व में जितने दूसरे विकसित देश जो बने उनसे। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि पिछले कई वर्षों में, बोलते हैं कि भारत में बहुत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए, बहुत लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स हुए, तो आप कौन से रिफॉर्म्स बताओगे मेरे को? क्या क्या बड़े रिफॉर्म हुए हैं इंडिया में? पंकज जी, जीएसटी। और जब जीएसटी आया, सबने बोला कि कैसे हो सकता है ऑनलाइन, इंडिया में कैसे, हर आदमी के पास कंप्यूटर थोड़ी, हर आदमी के पास कुछ नहीं, आराम से हो रहा है, हर महीने बढ़ती जा रहा है जीएसटी का कलेक्शन। तो और अभी तो वो पैरेलल इकोनॉमी की बात कर रहे थे, तो अभी शुरुआत हुई है फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की, धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। तो जीएसटी बहुत बड़ा रिफॉर्म है, और डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म भी जैसे जैसे सिंप्लीफाई होते जाएंगे। मतलब रिटर्न भरना, आप देखो, ऑफकोर्स सीए के प्रैक्टिस में एक चीज़ थोड़ी सी कम भी हो गई, बट दूसरी चीज़ें आती जाएगी धीरे धीरे। तो टैक्सेशन रिफॉर्म है, जीएसटी बढ़ा है। और क्या रिफॉर्म हुए हैं? है जी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बहुत बड़ा रिफॉर्म हो गया। और है जी, प्लास्टिक मनी जो आ गई, मतलब एक तरह से एक बहुत बड़े बैंकर हैं जय कोटक, उन्होंने अभी एक ट्वीट किया कि पिछले 1 महीने से मैं बिना वॉलेट के घर से निकलता हूँ। उन्होंने ऐसा ट्वीट किया पिछले 1 महीने से। तो मेरे पुराने कलीग थे जयेश भाई, उन्होंने मेरे को मैसेज भेजा कि नवनीत, आपके 5-6-7 साल पहले आप रोज़ यही बोलते थे कि एक दिन हम वॉलेट कैरी नहीं करेंगे। बिकॉज ऐसी कौन सी चीज़ है आपके वॉलेट में जो फ़ोन पे नहीं आ जाएगी? मैं आपका आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या करेंसी जो भी आप रखते हो, वाइफ की फ़ोटो अगर रखते हो या गुरुदेव की फ़ोटो रखते हो, वो भी उसमें है। तो कौन सी चीज़ के लिए आप वॉलेट कैरी करोगे? ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो वो बहुत बड़ा हो गया। और बताइए आप, और क्या बड़े रिफॉर्म हो गए? यूपीआई, वही जो बात कर रहे हैं अपन, यूपीआई बहुत बड़ा रिफॉर्म। और उससे क्या क्या हो सकता है आप सोचो। हाँ जी, आधार बायोमेट्रिक कार्ड कितना चेंज कर दिया। मैडम कुछ बोल रही थी। पता नहीं, आवाज नहीं आ रही, उनको माइक दीजिएगा। है जी, सॉरी। करप्शन कम हो गया, पर जैसे रेरा, पूरा रियल एस्टेट सेक्टर, जनधन योजना, जनधन योजना, पूरे भारतवासियों के अकाउंट खुल गए। और सिर्फ अकाउंट खुलने का, ये तो अकाउंट खुले, आप सोचो लोग क्रेडिट के लिए कितना चेंज हो जाएगा। गवर्नर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे थे, आरबीआई गवर्नर, अभी हम 3-4 दिन पहले एक इवेंट में साथ में थे, तो उन्होंने बताया कि गुजरात में गांधीनगर में G20 की मीटिंग थी, तो आरबीआई का पेविलियन था, वहाँ पर उन्होंने एक कोई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म वो बना रहे हैं लोन का फॉर एवरीबडी। तो वो बोले हमने उसको शोकेस किया, विश्व के जो दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो दूसरे सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे, उन्होंने भी वो प्लेटफॉर्म देखा। तो उसमें बोला कि गांव का एक किसान था, एक दूध वाला, और उसने बोला कि सर ये प्लेटफॉर्म में डिटेल डालिए आपकी। तो उसने अपना नाम डाला, उसने अपना आधार कार्ड का नंबर डाला, उसकी ज़मीन का जो भी खसरा नंबर होगा उसका डिटेल डाला, बाकी के डिटेल डाले, और उसको बोला कि भाई आपको किसके लिए पैसा चाहिए? तो बोले मेरे को 3 गायें खरीदनी है।
तो बोले वापस ड्रॉप डाउन मेनू दिखाया कि कौन सी गाय चाहिए, तो बोला ये 3 गाय के लिए, ताकि प्राइस पता चल जाए भाई कितने रुपए का लोन चाहिए, तो बोले ये वाली गाय चाहिए, तो बोले 3 गायों का इतना पैसा, इतना अमाउंट, और बोले विद इन फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स वो सीधा अकाउंट में, बोले आपके अकाउंट नंबर भी लिया होगा, बोले अकाउंट में चेक करो, तो कुछ बोले 1,80,000, बोले सर मैसेज आ गया, 1,80,000 मैसेज। तो बैंक अकाउंट तो शुरुआत है, मतलब उसका आगे विद बायोमेट्रिक कार्ड। जो आप लेंडिंग करते हो तो आपका कोलेट्रल क्या होता है आज की तारीख में, कोई चीज़ है, कोई सामान है, राइट। मतलब आप बोल रहे हो कि मेरा ये हॉल है, मेरी रियल एस्टेट है, मेरी इन्वेंट्री है, मतलब आप कुछ तो आप कर रहे हो। एक नया कोलेट्रल चेंज हो जाएगा आने वाले टाइम में, वो इंफॉर्मेशन। अगर मेरे पास डेटा है कि भाई आप ये जीएसटी पे करते हो, आपका ये रिसीवेबल है, ये पेएबल है, दैट इन्फो, और आपका सोशल मीडिया आप क्या करते हो, और आप विलिंग हो कि मेरे को पैसा चाहिए, आई एम विलिंग टू गिव यू दिस इंफॉर्मेशन, दैट इंफॉर्मेशन इज द कोलेट्रल, बैंक और कुछ नहीं चाहिए, राइट। सो दैट कैन ट्रांसफॉर्म क्रेडिट। एंड इंडिया में क्रेडिट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ज़्यादातर बिजनेस बढ़ क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि क्रेडिट मिलती नहीं है। और कौन सा रिफॉर्म बढ़ा? CBDC, it's a very upcoming reform. द CBDC, हाँ, CBDC, और वो यूपीआई के आगे क्रिप्टो भी है। क्रिप्टो तो एक्चुअली पता नहीं है करेंसी का, बट जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसके बड़े बहुत कुछ हो सकता है उसमें, वो इंटरनेट जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, कई वर्षों में पता चलेगा। और कोई? सर जैसे कमोडिटी एक्सचेंज आया था थोड़े वर्षों तो पहले, कमोडिटी में वैसे ही अभी क्लाइमेट एक्सचेंज आ रहा है। आएंगे बिल्कुल, जो हो गया, जो बड़ा बन गया, ऐसे रिफॉर्म्स बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बन गया फिजिकल, आई थिंक जो पेस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है अभी, चाहे आप किसी भी सिटी में चले जाओगे, चारों तरफ आपको क्रेन्स ही क्रेन्स दिखती है। अगले आप 2-3 वर्षों के बाद, गुरुदेव अगले वर्ष तो यही है, राइट? तो आप सब वापस मार्च तक तो शायद आपको कुछ और देखने को मिले, और 2-3 साल बाद अगर मुंबई का बड़ा सौभाग्य रहा और गुरुदेव वापस आए और आप वापस आए, तो आपको कुछ अलग ही शहर दिखेगा यहाँ पर, और वो हर शहर में यही हो रहा है और हर जगहों पर यही हो रहा है। हाँ जी। PLI स्कीम, PLI बहुत बड़ा रिफॉर्म है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पीछे रह गए, लेकिन जियोपॉलिटिक्स की वजह से हर ऑर्गेनाइजेशन को पूरी दुनिया में, हर कंट्री को अपना सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना है, क्योंकि कोविड में उन्होंने देखा कि अगर आपकी चिप्स ताइवान से नहीं आ रही थी, या गाड़ी का एक पार्ट भी एक कंट्री से नहीं आ रहा था, तो आपका प्लांट बंद पड़ गया। तो इंडिया को बहुत फ़ायदा है, और PLI की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्टर बन रहे हैं हम लोग आज कई चीज़ों में। मोबाइल फ़ोन के वी आर नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मोबाइल फ़ोन, बहुत बड़ी बात है वो। तो PLI और बहुत सारे सेक्टर्स में, केमिकल्स में, डिफेंस बहुत बड़ा सेक्टर धीरे धीरे बनता चला जाएगा। पूरा ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स में जैसे जैसे इकोसिस्टम बनेगा तो बहुत कुछ होता जाएगा। पर ये फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, बिल्कुल फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। तो मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से हूँ, सो हमारा जो SIP का फ्लो, हमको 20-25 साल मेहनत करके हर महीने 7,000 करोड़ रुपए आता था SIP का। आप में से कितने लोगों को SIP पता है? किसको नहीं पता है? एक सेकेंड, ऐसे एक आध लोग हैं, तो हम पूछने को, तो हमने कभी काम करना बाकी है। तो म्यूचुअल फंड सही है, सबको पता है, SIP करना सबको पता है। मनोज जी बोले थे पैसे कमाने का भी बताना, तो मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ, वो इंडिया और रिफॉर्म से मैं 2 मिनट में वापस आता हूँ। तो खाली एक ही फॉर्मूला बताता हूँ, पैसे कमाने का एक ही फॉर्मूला है, और वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जब करियर शुरू किया ना, तो ऐसे ही कुछ मेरे एक बड़े अच्छे बॉस थे, उन्होंने एक अच्छी चीज़ बताई, बोले करियर में पूरा याद रखना, और बिजनेस में चले जाओ, एंटरप्रेन्योर बन जाओ, तो भी एक याद रखना, इन द वेरी लॉन्ग रन हाउ मच वेल्थ यू हैव, इन द वेरी लॉन्ग रन हाउ मच वेल्थ यू हैव will not depend on how much money you make, will not depend on how much money you make, but will depend on how much money your money makes. तुम्हारा पैसा कितना पैसा बनाएगा उस पर ज़्यादा निर्भर करता है कि तुम्हारे पास कितना धन होएगा, उस पर नहीं करता कि हर साल कितना कमा रहे हो या हर महीना कितना कमा रहे हो। तो वो इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसका एक ही फॉर्मूला है, SIP सबको पता है, तो उसका एक ही फॉर्मूला है STP। STP का फुल फॉर्म पता है क्या किसी को? नो, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, वो तो है ही है। एक दूसरा STP वो मेरा है, साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस।
अगर मेरे को हिंदी करनी हो, एक्रोनिम बनाना हो, तो सही निवेश प्लस समय और प्लस संयम, धैर्य, अगर तीनों में से एक भी चीज़ अगर नहीं रखी, अगर आपको साल 6 महीने में ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसे बनाने हैं तो पैसे जरूर बनेंगे, ब्रोकर के, आपके नहीं बनेंगे। आपके किसी में बहुत मुश्किल है, बिकॉज 90% लोग लूज़ करते हैं, इसे भी नहीं बोला है। तो एक ही फॉर्मूला है, साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस। अगर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड जैसे फंड में 28-29 साल पहले जब फंड चालू हुआ, अगर 10,000 रुपये महीने की SIP कर देते तो आज पता है मनोज जी कितने रुपए होते हैं? अंदाज सोचिए, 10,000 रुपये महीने की SIP 28 साल में 1 करोड़ है जी। शांतिलाल जी, करीब 12-13 करोड़ रुपए होते हैं आज, 12-13 करोड़ रुपए। तो वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की है। तो आपके पास निवेश से ज़्यादा जो चीज़ लगानी पड़ती है ना, वो दो है, समय और धैर्य। वो लगा दी तो पैसे बन जाएंगे। अब मैं वापस आता हूँ भारत की अर्थव्यवस्था पे। तो पहला मैंने बताया रूल ऑफ लॉ, प्रॉपर्टी राइट्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सेकंड मैंने बताया एजुकेशन एंड इनोवेशन। जो थर्ड चीज़ भारत में हो रही है वो एक बहुत डिफरेंशिएटेड है। आपने बहुत सारे रिफॉर्म बता दिए, ये मैं हर ग्रुप में पूछता हूँ, लेकिन वहाँ तक कोई नहीं पहुँचता है कि भारत में सबसे बड़ा रिफॉर्म पिछले दशक में क्या हुआ है। और वो रिफॉर्म हुआ है, ये सारे तो वहीं हैं, वो रिफॉर्म, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें जोड़नी पड़ती है उसमें, और वो रिफॉर्म हुआ है वेरी हाई क्वालिटी सोशल सिक्योरिटी नेट। और वो आप में से बहुत सारे बिजनेसेस के लिए बहुत रेलेवेंट है। क्यों रेलेवेंट है बताता हूँ। अगर एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, जहाँ पर आपके पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हो रहे हैं, आपके स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं, सेंटर के इलेक्शन हो रहे हैं, हर 5 साल में हर जगह पर आप वोट दे रहे हो, अगर आपकी ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, इक्विटेबल नहीं है, अगर आप हर आदमी का नहीं ध्यान रख रहे हो, तो वो ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होगी। जब भी लाइक बजट में सरकार कभी कुछ अनाउंस करती है, लेट्स से ये अपना आयुष्मान भारत या कुछ, तो लोग ऐसा बोलेंगे बड़ा पॉपुलिस्ट बजट था, आप पॉपुलिज्म कर रहे हो। लेकिन दो चीज़ होती है, एक तो होता है जैसे हमारी भाषा में आजकल, क्योंकि बहुत डिबेट हो गई उस पर, रेवड़ी बांटना। एक होती है अच्छी क्वालिटी का सोशल सिक्योरिटी नेट बनाना, कि क्वालिटी ऑफ लिविंग, एक डिग्निफाइड लिविंग हर भारतीय को मिलनी चाहिए। अगर वो मिलेगी तो ही ग्रोथ सस्टेन हो सकती है और बिजनेसेस पनप सकते हैं। वो काम हमने बहुत अच्छा किया और अगले कई वर्षों में हो जाएगा। तो इसको मैं बोलता हूँ, भारत ने एक UBI बना दिया। UBI मतलब वैसे तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम होता है कि हर आदमी के अकाउंट में पैसे क्रेडिट करना, पर भारत ने एक दूसरा UBI बनाया। वो भारत का UBI क्या है? फ्री टॉयलेट, फ्री LPG सिलेंडर, फ्री बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, फ्री LED बल्ब, फ्री बेसिक बैंक अकाउंट, एक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, रुपे, एक अटल पेंशन, आयुष्मान भारत, मेडिकल इंश्योरेंस, बेसिक लाइफ इंश्योरेंस, बेसिक पेंशन, नल में जल। अगर ये कर दिया हमने बराबर इसको धीरे धीरे, और अभी फ़ोन के जरिए आपको पैसा जा रहा है तो उसमें लीकेज नहीं है। पहले क्या होता था, स्कीम तो बना दिया आपने 30-40 हज़ार करोड़ की, एंड व्यक्ति तक तो 4,000 करोड़ ही पहुंच रहा है, वो बीच में कहीं लीक हो रहा है। बट अब ये पूरा बैंक खाते से पैसा जा रहा है, वो सब्सिडी का कोई मिसयूज़ नहीं कर पा रहा है। 4 आदमी नहीं है जो एक चीज़ की ही सब्सिडी ले रहे हैं, एक ही घर में एक आदमी के नाम पे अलग अलग अकाउंट खुला के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये डिलीवर हो रही है लास्ट माइल पर टेक्नोलॉजी की वजह से। इसकी वजह से भारत की जनसंख्या 140 करोड़ होएगी, लेकिन आप कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, ज़्यादातर प्रोडक्ट का मार्केट 10, 20, 30 करोड़ से ऊपर जाता ही नहीं है। बिकॉज 80-90 करोड़ आदमी को यही चिंता है कि लकड़ी आएगी क्या, चावल आएगा तो बात की चीज़ है, लकड़ी होगी क्या घर में और चावल होंगे क्या तो खाना बनेगा शाम को। तो वो व्यक्ति कभी भी अगले दिन अपने अगले दिन का नहीं सोचता है, वो उसी दिन का सोचता है। वो अपने बच्चे को खेत में इसलिए ले जाते हैं कि आज अगर नहीं आया पैसा, अगर कारीगरी करके आया जो भी, तो कल खाना नहीं बनेगा। वो अपना कल कभी नहीं सोचता है, बच्चे का कल कभी भी नहीं सोचता है। इसीलिए हम इतने गरीब रह गए। और जब ये आपने एक बेसिक उसकी लिविंग आपने गारंटी कर दी, उसको एक बेसिक एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे दी, तो उसका एक नज़रिया बदल जाता है। तो 80-90 करोड़ लोग जो कंज्यूमर थे ही नहीं कोई भी प्रोडक्ट के, वो धीरे धीरे कंज्यूमर बनेंगे। जैसे जैसे उनकी इनकम ऊपर जाएगी, वैसे वैसे वो एक सर्टेन प्रोडक्ट के कंज्यूमर बनते रहेंगे। मैं एक या दो चीज़ बताता हूँ उसका उदाहरण, और किस तरह से अगले 25 वर्षों में
चीज़ें चेंज हो सकती हैं। हम बात करते हैं 140 करोड़ लोगों की, उसमें से अगर मैं भारत के नक्शे के बीच में एक लाइन खींच दूँ, नॉर्थ ऑफ विंध्यास, साउथ ऑफ विंध्यास, तो अभी हम साउथ ऑफ विंध्यास में हैं, नॉर्थ ऑफ विंध्यास अगर एक लाइन खींच दूँ तो नॉर्थ की जो पर कैपिटा इनकम है वो साउथ की पर कैपिटा इनकम से आधी से भी कम है, आधी से भी कम है। पर भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो यंग पॉपुलेशन है, जो नए बच्चे हो रहे हैं, वो ऊपर हो रहे हैं। नॉर्थ ऑफ विंध्यास में साउथ ऑफ विंध्यास की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट पीक होने आ रही है, मतलब पीक होती जाएगी। केरला में पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही चालू हो रही है, तमिलनाडु में हो रही है, धीरे धीरे यहाँ भी हो जाएगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया का 25 साल में नॉर्थ में, अगर नॉर्थ में हमने गवर्नेंस, नॉर्थ में अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉर्थ में अगर हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी, वो जो 30, 40, 50 करोड़ लोग हैं जिनके पास अभी कुछ कंज्यूम नहीं करते, वो मार्केट कुछ और ही बन सकता है। तो जब हम बात कंपैरिजन कर रहे थे वो यूएस और यूके और जापान का 1940, 50, 60 का, तो आप सोचो जो 25 करोड़ लोग यूपी में और 10-12 बिहार में, 37 करोड़ लोग अगर एक देश होते तो वो अमेरिका से बड़े होते, और पर कैपिटा में बहुत नीचे है, जहाँ अमेरिका 100 साल पहले था वहाँ पे है। तो वहाँ की ग्रोथ कितनी हो सकती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और उसका मैं एक बताता हूँ कि हाउ रूरल इंडिया एंड तो एक चीज़ है, और सेकंड है रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया। अगर इनकी हम अगर पर कैपिटा इनकम देखें तो रूरल की अर्बन से हाफ है, रूरल की अर्बन से हाफ है। वहाँ पर अगर हमने कनेक्टिविटी दे दी, रोड कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, बैंक कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, आपकी मतलब अगर कनेक्टिविटी उसको बना दी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी, और वो मेन स्ट्रीम से जुड़ गया, तो वो 60, 70, 80 करोड़ लोग जो जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है अभी इकोनॉमी को, वो कुछ अलग लेवल पे जा सकता है। और भारत के गांव कैसे, कितने लोग हैं जो बहुत ही छोटी जगह से आते हैं, मेरे जैसे लाइक बहुत सारे लोग हैं। तो मैं ब्यावर से आता हूँ, हर चातुर्मास में इधर उधर छोटे छोटे गांवों में जाते थे, वहीं रहते थे। इलेक्शन में बहुत टाइम, बहुत समय निकालते थे, स्कूल के कैंप में निकालते थे। मेरे को अभी भी शौक़ है, मैं देश के कोने कोने में जाता हूँ। तो भारत के रूरल इंडिया में मैं 3 चेंज देखता हूँ। मेरा बचपन, रूरल इंडिया जो मैंने देखा है, और आज जो मैं भारत देखता हूँ, और आई होप आप सब लोग उससे रिलेट कर सके, और जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं, बच्चियाँ जो बैठी हैं, वो भी उससे रिलेट कर सके जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने भारत देखा है, जो आपने एक भारत देखा है, और आज का जो भारत है और जो कल का भारत बन रहा है। और आप जो भी बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो, आप वो ध्यान रखिएगा। द इंडियन विलेजेस, और मैं विलेज बता रहा हूँ, छोटे टाउन ने, मैं ब्यावर को नहीं गिर रहा हूँ उसमें, एकदम विलेजेस, मतलब जो 6 लाख गांव हैं भारत के, 5-10 हज़ार, 2,000, 4,000 पॉपुलेशन वाले, जिनमें 3 चीज़ें नहीं थी। जब मैं आज देखता हूँ वो 3 चीज़ें उन गांवों में, जब मैं जाता था छोटा था तो मेरे को 2-3 चीज़ें नहीं दिखती थी। मैं मोबाइल फ़ोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ जो वहाँ पहुँच गई, मैं रोड की बात नहीं कर रहा हूँ जो वहाँ पहुँच गई। मैं 3 चीज़ें दूसरी बताता हूँ जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है, जो आज पहुँच गई वहाँ पर। नंबर 1 चीज़ है, जब आप गाँव में जाते हो तो आपको हर गाँव में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल दिखेगी। ये इंग्लिश का सवाल नहीं है, मेरे को बहुत गर्व है, और मेरे को लगता है हर भारतीय को हिंदी सीखनी चाहिए, हमारी लोकल लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। मारवाड़ी ख़त्म हो रही है, हमारी संस्कृति पे इम्पैक्ट होगा तो वो तो ज़रूर बोलनी चाहिए। आचार्य श्री प्रवचन देते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। पर एक इंग्लिश, इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश मीडियम, इट्स अबाउट द एस्पिरेशन ऑफ द पेरेंट टू सेंड देयर किड्स टू ए स्कूल सो दैट ही कैन हैव एन एस्केप वेलोसिटी, कि वो बाहर से निकल के बच्चा कुछ और जगह जा सके। दिस इज़ अबाउट एस्पिरेशन ऑफ पेरेंट अबाउट देयर किड्स, बिकॉज उसको आज लकड़ी का और वो चावल का और मेडिकल का उसकी चिंता नहीं है। दूसरा परिवर्तन है, एवरी विलेज इन इंडिया, एंड सम ऑफ यू मे लाफ एट इट, एवरी विलेज इन इंडिया हैज़ गॉट अ ब्यूटी पार्लर। नाउ इट्स नॉट अबाउट ब्यूटी पार्लर, वो हो सकता है शायद वो फेशियल की जगह चौक यूज़ कर रहा हो, उसके पास सही सामान नहीं हो, पर इट्स अबाउट एन एस्पिरेशन, इट्स अबाउट अ डिफरेंट थिंकिंग। एंड मेरे को एक कंज्यूमर कंपनी के सीईओ ने बताया कि छोटे से गांव में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक दुकान पर फैब्रिक वाइटनर खरीद रहा था। तो बोले यार ये गांव में फैब्रिक वाइटनर का तो मार्केट मैंने सोचा ही नहीं। फैब्रिक वाइटनर तो आप सोचते हो कि यार बहुत ही अपर एंड ऑफ पॉपुलेशन खरीदेगी, ये आदमी क्या कर रहा है। अच्छा, भारत में ऐसा होता है किस चीज़ को हम किसके लिए खरीदते हैं वो बनाने कंपनी वाले को भी नहीं पता होता है। लाइक पंजाब में बोलते हैं बहुत वॉशिंग मशीन बिकती थी क्योंकि लोग लस्सी बना रहे थे, वो उनको भी नहीं समझा कभी कितनी क्यों बिक रही है वहाँ पे। अब सही है कि गलत पता नहीं।
तो इट्स अबाउट, जो बोला वो फैब्रिक वाइटनर, बोले वो जो किसान लेने आया उसने बोला मैं सुबह कुर्ता पहनता हूँ, शाम तक अच्छा दिखता है. दिस इज़ अ डिफरेंट माइंड सेट, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी और फोन और रोड. एंड द थर्ड थिंग which I think if you have not been to real villages in India in last 40-50 years, you won't be able to relate to it. I can relate to it coming from Byawar and living here. Every girl in India today, I'm talking about young girl, मेरी माँ की शादी हो गई 16 की एज में, मेरी दादी जी की उससे कम एज में भी शादी हो गई. मैं राजस्थान में जब अक्षय तृतीया में गुरुदेव के पारने एक तरफ होते थे और शादियाँ दूसरी कई जगहों पर होती रहती थी, 5 साल 8 साल 10 साल के बच्चे, मतलब क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है एक जनरेशन में. एवरी गर्ल इन इंडिया इज़ वेयरिंग जीन्स. अभी इस चीज़ को आप सोच भी नहीं सकते हो. वो जो एक आजमगढ़ ज़िले के एक छोटे से गांव में एक दलित परिवार की या कोई परिवार की, गरीब परिवार की लड़की जब फ़ोन पे एक विराट कोहली और अनुष्का की वेडिंग में सब्यसाची मुखर्जी का लहंगा उसको पता है 20 लाख रुपए का आता है, वो जेलेसी फील नहीं करती है आज, वो एस्पिरेशनल फील करती है कि एक दिन पढ़कर मैं भी वहाँ पहुँच सकती हूँ. जितने भी नए आप एंटरप्रेन्योर्स देखोगे, जितने नए आप एक्टर्स देखोगे, जितने क्रिकेट स्पोर्ट्स में देखोगे, जितने आप सेलिब्रिटीज़ देखोगे, दे आर कमिंग फ्रॉम स्मॉलर प्लेसेस. ये जो हंगर और एस्पिरेशन है इसको कोई भी आदमी रिलेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम लोग वो करंट अकाउंट और मनोज जी हम वो फिजिकल पे रह गए हैं. इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, एक क्वार्टर में जीडीपी ऊपर जाएगी कभी कम आएगी, आईआईपी ग्रोथ ऊपर जाएगी नीचे जाएगी. इन सब पे दिमाग मत लगाइए. ये जो चेंज हो रहा है उस चेंज को देखिए, और सिर्फ देखिए मत, क्योंकि उसको देखने से नहीं होगा, उसमें अपने को भागीदार बनना है. और वहीं पर मैं उसको अणुव्रत को जोड़ना चाहूँगा कि हम कैसे भागीदार बन सकते हैं. मैं पूरे विश्व में बाकी जगह मेरे को आमंत्रण मिलता है गुरुदेव के आशीर्वाद से, पूर्वजों के आशीर्वाद से, उस भूमि के आशीर्वाद से, टू टॉक अबाउट वैरायटी ऑफ थिंग्स, अबाउट इकॉनमी, अबाउट इन्वेस्टिंग, अबाउट. बट एक चीज़ पर मैं बहुत गर्व से बोलता हूँ, भारत के बाहर भी और भारत के अंदर भी. आप लोगों से में से कितने लोगों ने ESG कॉन्सेप्ट सुना है? ESG बहुत अच्छी बात है, बहुत जनों, करीब करीब आधे से ज़्यादा लोगों ने सुना है. तो ESG अगर आप कोई भी बिजनेस में जब हम निवेश करते हैं तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है. बिजनेस का एनवायरमेंटल फुटप्रिंट क्या है, आप जो चीज़ बना रहे हैं, कारखाना चला रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसका पर्यावरण पर क्या इम्पैक्ट है. सेकेंड है सोशल, कि सिर्फ अपना मत सोचो, आपके शेयर होल्डर हैं, आपके कस्टमर हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके वेंडर्स हैं, लोकल कम्युनिटी है, सबका सोचो. और तीसरा है गवर्नेंस. मतलब अगर आप अणुव्रत समझते हैं तो आपको ये 3 चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. तो मैं भारत के बाहर जाता हूँ तो उनको लगता है कि हम लोग ESG में इतना कर रहे हैं, इंडिया को भी करना चाहिए. तो मैं सिर्फ उनको इतना सा बताता हूँ कि 2500 वर्ष पूर्व मेरे प्रभु भगवान महावीर ने आचारांग सूत्र में अगर आप 25 पेज पहले के पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एनवायरनमेंट क्या है. मतलब तत्वार्थ सूत्र में अगर आपने परस्परो ग्रहो जीवानाम बराबर समझ लिया तो आपको ई समझ में आ गया पूरा. एस अगर आपने हमारे धर्म को समझ लिया तो आपको एस समझ में आ गया. और जी गवर्नेंस. लास्ट में 2 मिनट में एक युवाचार्य महाप्रज्ञ एक वो दृष्टांत सुनाते थे. और क्योंकि आप बिजनेस और प्रोफेशन से, अगर ये भारत की प्रगति में आपको अगर बहुत आगे जाना है और अगर आपने उस पर वो नैतिकता और अनुव्रत नहीं रखा है, आप वहाँ नहीं पहुँचोगे जहाँ आप पहुँच सकते हो. आप वहाँ नहीं पहुँचोगे जहाँ पहुँच सकते हो, बिकॉज योर नीड्स आर मच लेसर. आई मीन your dreams are much lesser than what you deserve and where you can be. The things that will happen in this country in 25 years. तो अणुव्रत का एक मिनट का दृष्टांत मैं आपको बताता हूँ खाली. ये शायद युवाचार्य महाप्रज्ञ पता नहीं कहाँ से कोट करे थे. प्रश्न व्याकरण या कहीं पे आता है कि एक बाहर से कोई आए, सपोज आप यहाँ आए हो समाशरण जैसे माहौल में, और आप बाहर से सुन के आए कि एक गुरुदेव के पास ऐसे संत हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त तपस्वी हैं, बहुत भयंकर तपस्या करते हैं और कई मासिक क्षमण कर लिए और इस तरह के तपस्या करते हैं. तो उन्होंने किसी एक संत जो बहुत पतले दुबले से दिख रहे थे उनसे पूछा कि हमने बहुत सुना है कि भारत के सबसे तपस्वी संत एक यहाँ पर है, इतने संतों में क्या वही हैं? तो उन्होंने एक शब्द में, एक सेंटेंस में जवाब दिया, आप ही देख लो. वो नहीं थे, उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने इतना सा बोला आप ही देख लो. मतलब तो उसको लगा कि भाई ये पतले दुबले से तो यही होंगे, लेकिन पाप लग गया.
फिर ऐसे ही थे दूसरे सुन के आए कि एक बहुत ही संत है, रोज आधा टाइम प्रेक्षा ध्यान ही करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं और बहुत ज्ञानी है। तो एक संत उनको दिखे जो बिल्कुल पढ़ रहे थे, किसी को देख भी नहीं रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि भगवान, हमने नाम सुना है कि सारे आगम उनको कंठस्थ याद है, क्या आप ही हैं वो नहीं थे। उन्होंने अपना मुंह भी ऊपर नहीं किया, वो पढ़ते रहे। तो मौनम स्वीकृति लक्षणम, एक तरह से उन्होंने बोल दिया कि तो पाप लग गया। तीसरा ऐसे ही थे कि उन्होंने सुन के आया कि कोई बहुत सुंदर है, चेहरे पर बहुत तेज है, एक अलग ही तरह का रूप है उनका। तो उन्होंने कोई अच्छे से संत दिखे, उनसे पूछा कि क्या आप ही हैं जिनके मतलब चेहरे से एक प्रकाश आ जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, ऐसा ही कुछ तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि वो नहीं थे, लेकिन उन्होंने कि संत तो सुंदर ही होते हैं। उन्होंने जवाब दिया, संत के चेहरे पर तो सौम्य और सुंदरता होती है, अगर वैराग्य है तो सुंदरता आ जाती है, पर तो उन्होंने बोला पाप लग गया। तो आप सोचो हमारी नैतिकता और हमारे मूल्य किस तरह के हैं। अगर हमने उस पर पालन करा तो जो इकोनॉमिक मिरेकल हम बना रहे हैं उसमें ना सिर्फ हम अपने लिए अच्छा करेंगे, परिवार के लिए अच्छा करेंगे, समाज के लिए अच्छा करेंगे, पर 2500 साल बाद जब पूरा विश्व हमें देखेगा तो बहुत अच्छे से कहेगा कि यही वो जनरेशन थी जिसने अमृत काल में और अनुव्रत के अमृत काल में एक उदाहरण प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।